मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मई मंथ का सेकेंड पार्ट करंट अफेयर्स का लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपनी पहली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी कर्नाटक राज्य विधायी चुनाव। ठीक है, विजेता कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत पाने के लिए 224 सीटों में 135 सीटों की जीत। तो 224 में कितनी, 135 है। ठीक है, बीजेपी ने 224 में से 65 सीटों पर जीत हासिल की है। और जो नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया 2014 से 18 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। तो इनका नाम क्या है, जो नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। ठीक है, नए डिप्टी सीएम कौन से हैं, डीके शिव कुमार, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष। डिप्टी कौन है, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। कांग्रेस पार्टी ने 1989 के बाद से कर्नाटक विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं किया था। और मैं अगर कर्नाटक के बारे में बताऊं तो कर्नाटक का जो फोक डांस है वो है यक्षगान। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी लेनी चाहिए एक्स्ट्रा। चलिए अगली न्यूज़ पे हम बढ़ जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी उत्तर प्रदेश से, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन, उत्तर प्रदेश। यूपी शहरी विकास विभाग द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। तो यूपी शहरी विकास द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये शुरू किया गया है और ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड स्टार्ट किया है। आपके टीकाकरण इतिहास, परीक्षण के परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा किया जा सकता है। डिजिटल हेल्थ कार्ड में एक सुरक्षित क्यूआर कोड होता है और इसे डिजिटल रूप से सहेजा जा सकता है या कागज पर मुद्रित किया जा सकता है। ठीक है, एस्टोनिया 2008 में ऐसा करने वाला पहला देश था। एस्टोनिया कहाँ पे है, यूरोप में है। 2008 में राष्ट्रीय डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू करने वाला एस्टोनिया पहला देश था। और अभी किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ पे जिले कितने हैं, 75 हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस पुस्तक वरुण गांधी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम आप याद रखें। पुस्तक भारत के शहरों में गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसी समस्याओं को देखती है। ठीक है, वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वरुण गांधी संजय गांधी के पुत्र, अब इनका पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। राहुल गांधी के चचेरे भाई भी हैं। ठीक है, अब अगली न्यूज़ हमारी क्या है, हमने ये देखा द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस किसकी है, वरुण गांधी की है। तो इतना नाम याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। सभी पुलिस जिलों में ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला राज्य, सभी जिलों में क्या करेगा, ड्रोन से निगरानी करेगा। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है, केरला। ठीक है, अनाधिकृत ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने वाला एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है। ड्रोन उच्च रिजोल्यूशन कैमरों से लैस है और 5000 फीट तक उड़ सकता है। ठीक है, केरल पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित है। आईआईटी मद्रास का नाम याद रखेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे हैंडल कर सके। 5000 फीट तक ये उड़ सकता है। आईआईटी मद्रास द्वारा ये विकसित किया गया है। ये केरला है जिसने क्या किया है कि सभी पुलिस जिलों में ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, केरला पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित है। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी है। और केरल के अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो आपने सुना होगा कथकली, है ना, कथकली। अगली न्यूज़ है हमारी विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, चलिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्देश्य क्या है, पूर्व सत्यापित यात्रियों की तेजी से आवर्जन निकासी के लिए है। ठीक है, पात्रता क्या है,
वैध भारतीय पासपोर्ट, एक स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड और कम जोखिम वाली यात्रा का इतिहास, ये इसकी पात्रता होगी। यह कार्यक्रम इस साल दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। इसे 2027 तक 15 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2032 तक सभी हवाई अड्डों पर विस्तारित किया जाएगा। तो 2027 तक तो ये 15 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे होंगे वहाँ पे, और 2032 तक क्या करेगा, सभी हवाई अड्डों तक विस्तारित कर दिया जाएगा इसको, विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी, भारत का पहला निशुल्क रीडिंग लाउंज। भारत का पहला निशुल्क रीडिंग लाउंज क्या है ये? इसकी स्थापना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है ये भी जानना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी एयरपोर्ट से आने वाले यात्री अब मुफ्त में किताबें पढ़ सकेंगे ताकि वो बोर ना हो, है ना, तो ये याद रखिएगा। चलिए अपनी न्यूज पे चलते हैं आगे। द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया NBT द्वारा ये संचालित है, जो वाराणसी में स्टार्ट किया गया है, और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया NBT शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है ये। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, भारत में पुस्तकों और पढ़ने का बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो NBT का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है स्थापना इसकी 1957 में हुई थी। ठीक है, और किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब आ जाइए अगली न्यूज है हमारी, सक्षम, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना। इसका फुल फॉर्म क्या? सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना, सक्षम। देश में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित और एकीकृत मंच है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान NIHFW न्यू दिल्ली द्वारा ये विकसित है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान। यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगली न्यूज है हमारी तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है। क्या पेश किया है? रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य में एक रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप प्रदान करना। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति है। ढांचे को लागू करने के लिए सरकार एक तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर, तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर TRIC स्थापित करेगी। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज हमारी है पंजाब चलने के अधिकार। पंजाब चलने के अधिकार क्या है? ये चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? सड़क और निर्माण के सभी भविष्य के विस्तार में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना। होता क्या है कि अक्सर जब लोग जो साइड रोड के साइड जो होता है ना, जहाँ पे लोग साइकिल से या पैदल पद यात्रा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये क्या करेगा कि हर माह 10 से अधिक पदयात्री साइकिल और सवार पैदल फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण सड़क हादसों में मारे जाते हैं। तो इसी से निजात पाने के लिए ये लाया गया है। क्या नाम है इसका? चलने के अधिकार। चलने के अधिकार। ठीक है, चलने का अधिकार अवधारणा को केवल सड़क विनियम 1989 के नियमों के एक छोटे से संदर्भ के रूप में पाया जा सकता है। तो सड़क विनियम 1989 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है। अगली न्यूज पर हम लोग बढ़ते हैं। परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो परमिंदर पावर PP, थोड़ा सा आ जाएगा आइडिया ऑप्शन देख के। वह महारत्न कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हो गई है। तो इम्पोर्टेंट है ये।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, परविंदर चोपड़ा जी, वे पहली महिला हो गई हैं सीएमडी के रूप में नियुक्त होने वाली। सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया, जिससे यह 11वीं, किस नंबर की, 11वीं महारत्न कंपनी बन गई। तो पीएफसी कौन से नंबर की है, 11वें नंबर की, 10 और कौन से हैं वो भी आपको जानना चाहिए, आप जरूर जानिएगा, गूगल बाबा है उसे सर्च करिएगा। पीएफसी की स्थापना 1986 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आलिया भट्ट को गुच्ची का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो गुच्ची का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है किसको, आलिया भट्ट को। वह गुच्ची का चेहरा बनाने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आयुष्मान खुराना को बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना को कहाँ का, बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्पेशल ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है। स्पेशल ओलंपिक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो बौद्धिक, विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए साल भर खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक की स्थापना 1968 में हुई थी और यूनिस केनेडी श्राइवर ने की थी, ठीक है। तो यूनिस का भी नाम आपको याद होना चाहिए, 1968 में। अगली न्यूज पे आते हैं। 17वां विशेष ओलंपिक 16 से 25 जून 2023 तक बर्लिन में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, 17 नंबर का होगा विशेष ओलंपिक, 16 से 25 जून 2023 तक ये बर्लिन में होगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज पे हम अपने चलते हैं। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ठीक है, का नया निदेशक नियुक्त किया गया। प्रवीण सूद को, ये 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जनवरी 2020 में कर्नाटक का डीजीपी भी नियुक्त हो चुके हैं ये प्रवीण जी, और उनके नाम को प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। इंपॉर्टेंट, ये किसमें आता है, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय का एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। सीबीआई मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। पहले सीबीआई निदेशक डीपी कोहली जी थे, ठीक है। तो पहला तो जरूर याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी, लिंडा याकारिनो को ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको, लिंडा याकारिना को। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर का $44 बिलियन का अधिग्रहण पूरा किया, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2023 की थीम क्या है, आसियान मामले विकास का उपरिकेंद्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। और प्रारंभ कहाँ पे, इंडोनेशिया में। मैंने कहा अपनी पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग देखोगे आसियान में कितने देश है, ठीक है, और उनके नाम भी आप लोग को पता होने चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, पहले ये जानिए, आसियान 1967 में मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर की सरकारों द्वारा गठित किया गया था। तो ये इसका गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। भारत आसियान संगठन का सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट। भारत 1992 में आसियान का एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार बन गया था। तो पहले तो हमें ये पता चल गया, इसमें टोटल 10 है, कितने हैं, 10 देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, और कौन है, ब्रुनेई, बर्मा, लाओस, वियतनाम और लाओस, ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, बर्मा, लाओस, वियतनाम, ठीक है। चलिए अगला हम न्यूज पर आते हैं अपने। फिक्शन 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कार, फिक्शन 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। देखते हैं जीते कौन है। बारबरा किंगसोल्वर, ये कहाँ के हैं, अमेरिका से हैं, बारबरा किंगस्लोवर। और उपन्यास इनका क्या है, डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्स
सोल्वर का उपन्यास डेमन कॉपरहेड के लिए, और हर्नार डियाज को दिया गया, ये अर्जेंटीना से हैं, अपने उपन्यास ट्रस्ट के लिए। तो इनके उपन्यास का नाम भी आपको याद होना चाहिए। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी अमेरिकी अखबार के प्रकाशन जोसेफ पुलित्जर ने अपनी वसीयत में की थी। ठीक है, जोसेफ ने। प्रथम पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार के भारतीय विजेता 1937 में, उनके भी नाम याद रखो। तो 1937 में किस? गोविंद बिहारी लाल, 2000 में झुम्पा लाहिड़ी, 2003 में गीता आनंद, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी एंड 2014 में विजय शेषाद्री। ठीक है, समझ में आया? और ये जो 1917 आप देख रहे हो, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट ने कोलकाता में आईएनसी को हेड किया था, पहली महिला थी। और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, 1925। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता कौन है? वयोवृद्ध खगोलवेद जयंत नार्लिकर। ठीक है, विजेता कौन है? वयोवृद्ध क्या है? खगोलवेद है ये जयंत नार्लिकर जी, इनका नाम याद रखिएगा। द्वारा स्थापित किसके द्वारा? भारत की खगोलीय सोसाइटी ASI द्वारा ये स्थापित हुआ है। नार्लिकर IUCAA के संस्थापक निदेशक थे और भारत में ब्रह्मांड विज्ञान अनुसंधान शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे ASI के पूर्व अध्यक्ष भी थे। इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति और इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पुरस्कार का नाम प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया, जिन्हें भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के संस्थापक के रूप में, तो रेडियो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है इनका? गोविंद स्वरूप जी। ASI की स्थापना 1972 में हुई थी, वेणु बापू ने की थी। किसने की थी? वेणु बापू जी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो हमने देखा पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पहला है, किसको मिला है? जयंत नार्लिकर जी। ठीक है, इनकी जय जय हो रही है। गोविंद स्वरूप पहला इनके नाम हुआ है। ठीक है, अवार्ड। अगली हमारी सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023, सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 विजेता कौन है? इनके कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट विजेता है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सम्मानित, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग द्वारा सम्मानित M वीना, अध्यक्ष कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, वर्ष 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर पोर्ट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए पुरस्कृत है। तो इंपॉर्टेंट है ये सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचीन पोर्ट। अगली न्यूज पर, टर्न अराउंड समय वह समय होता है जब किसी जहाज को संभालने के लिए पोर्ट की आवश्यकता होती है। कम टर्न अराउंड समय बेहतर है, क्योंकि इसका मतलब है कि बंदरगाह अधिक कुशल है और अधिक जहाजों को संभाल सकता है। ठीक है, अगर आप स्टेट PSC या UPSC की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत डीप जानना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल CORPAT का 35वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। कॉर्पेट, ठीक है, ये जो कॉर्पेट है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना थी, थाईलैंड अंडमान सागर में आयोजित हुआ है, ये जान रखिए। स्वदेशी निर्मित LST INS केसरी और चाओ फ्राया क्लास फ्रीगेट HTMS सैबरी ने अभ्यास में भाग लिया है। तो सिंपल, ज़्यादा हेडक ना रहे तो केसरी का नाम याद रख लीजिए, चाओ का रखिए, फ्रीगेट, साबरी, ऐसे कुछ कर लीजिए। ठीक है, अगली न्यूज़ पर आते हैं। तो भारत थाईलैंड ये जो कॉर्पोरेट का कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। ठीक है, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास का 4वां संस्करण था। किसके बीच? इंडिया एंड
इंडोनेशिया, ठीक है। आई के बीच में क्या हुआ, चौथा संस्करण था ये, अभ्यास समुद्र शक्ति। अभ्यास में INS कवारती और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। आयोजित बाटम इंडोनेशिया में। कहाँ पे आयोजित हुआ है, बाटम इंडोनेशिया में। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। डेली आप लोग मैप देखने की आदत डाल लो। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम अपने। 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विजेता कौन है इसके, कल भी इनका नाम आया था, लियोनेल मेस्सी, ठीक है, लियोनेल मेस्सी जी। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्राइज, क्या नाम है, सेली एन फ्रेजर प्राइज, जमाइका की है, एथलेटिक्स है, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, शेली। शेली का नाम याद रखो, इतना बड़ा नाम नहीं याद कर सकते। शेली एन फ्रेजर प्राइज, जमैका से हैं ये, एथलेटिक्स है। वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन है, अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम। और सफलता कार्लोस अल्कराज, ये कहाँ से, स्पेन, टेनिस में। वापसी क्रिस्टियन एरिक्सन, डेनमार्क, ये फुटबॉल। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विजेता है लियोनेल मेसी जी, ठीक है। फोर्ब्स में भी इनका नाम था सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो अगली न्यूज पे आते हैं हम अपनी। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन 27 से 30 जून से बुसान। अभी बुसान कहाँ पे है, साउथ कोरिया, ठीक है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का यह 11वां संस्करण होगा। आयोजन कहाँ पे हुआ, बुसान में हुआ है, साउथ कोरिया में है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, नाम याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में क्या है, डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत पुरुष टीम ने रिकॉर्ड 8 बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। भारतीय महिला टीम ने 5 बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। और 2017 में महिला वर्ग में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीतने वाला दक्षिण कोरिया एकमात्र अन्य देश है, ठीक है। 2017 में महिला वर्ग में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीतने वाला साउथ कोरिया क्या है, एकमात्र अन्य देश है। तो भारत के बारे में ज्यादा जानना चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में डिफेंडिंग चैंपियन है। भारतीय पुरुष टीम ने रिकॉर्ड 8 बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में जीता। और महिलाओं की अगर बात करें 5 बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती हैं। अगली महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं एक बार, पहले भी आ चुका है लेकिन फिर से रिपीट हो जाएगा। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। आपको बताया था मैंने, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। थीम क्या थी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग वी डू कम्स #फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, जरूर आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। कारण क्या है, रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हेनरी डुनार्ट की जयंती का सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज हमारी 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 2023 की थीम की बात करें, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ठीक है। स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो इसका थीम जरूर याद रखिएगा। कारण क्या है, 11 मई 1958, 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत के परमाणु परीक्षण की सफलता को याद करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी 12 मई, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पादप यानी प्लांट्स, तो पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को। थीम क्या है इसकी, पर्यावरण संरक्षण के लिए पादप स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण के लिए पादप स्वास्थ्य। थीम जरूर याद रखिएगा। इस दिन की स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। यूनाइटेड नेशन कब आया था, 1945 है ना, 24 अक्टूबर 1945। उद्देश्य क्या है, जागरूकता फैलाना कि पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को खत्म करने और गरीबी को कम करने आदि में मदद मिल सकती है, ठीक है।
तो यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 12 मई पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, थीम 2023 पर्यावरण संरक्षण के लिए पादप स्वास्थ्य। इस दिन की स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। मैंने बताया अक्टूबर 1942 में ये आया था और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है 12 मई ही है, सेम डे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक की जयंती, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जयंती है, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी ही न्यूज़ केवल इम्पोर्टेंट ही ली है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जरूर याद रखिएगा। अगली न्यूज़ पर आते हैं हम लोग, क्या है? 13 मई 2023 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, हर साल मई के दूसरे शनिवार को, इम्पोर्टेंट, मई का जो दूसरा शनिवार होगा, सेकेंड सैटरडे होगा, उसको मनाया जाता है प्रवासी पक्षियों के महत्व, उनके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। अगली न्यूज़ है हमारी 15 से 21 मई संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 मई। उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाएं जो होती रहती हैं उनको रोकना। ठीक है, तो जागरूकता भी फैले, जब जागरूक हो जाएगा लोग तो दुर्घटना अपने आप ही होने से रुक जाएगी। पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था 2007 में, तो पहला कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ थी, मई मंथ की सेकेंड पार्ट था, आप लोग जरूर देखिए और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।